बार ग्राफ्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। दो एक्सेस होते हैं, एक एक्सेस पे फ्रीक्वेंसी, दूसरे एक्सेस के ऊपर डेटा आता है। दूसरे एक्सेस पे क्या आता है? एक्स एक्सेस पे डेटा, वाई एक्सेस के ऊपर फ्रीक्वेंसी। ये था हमारा बार चार्ट। इसके अलावा हमारे पास एक और डायग्राम थी, जो डायग्राम जिसकी बार्स आपस में क्या होती थी बच्चों? साथ अटैच्ड बार्स होती थी, उसको क्या बोलते थे हम लोग? हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम में भी दो बातें आती थी। एक, इफ द डेटा इज स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, एक डेटा जिसमें जीरो से स्टार्ट हो रहा हो, और एक वो डेटा जो जीरो से स्टार्ट ना हो रहा हो। जब डेटा जीरो से स्टार्ट ना हो तो हम क्या लगाते हैं? साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगाकर फिर क्या बनाते हैं उसकी बार्स बनाते हैं। ठीक है, वाई एक्सेस पर वही फ्रीक्वेंसी आती है और एक्स एक्सेस के ऊपर डेटा आता है। एक्स एक्सेस इज ऑलवेज फॉर डेटा, वाई एक्सेस इज फॉर फ्रीक्वेंसी। ये भी हिस्टोग्राम है और ये वाला भी क्या है? हिस्टोग्राम है। दोनों में फर्क सिर्फ क्या है? एक में लेट से डेटा स्टार्ट 5 से हो रहा है तो बीच में क्या आ जाएगा? साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी आ जाएगा, बीच में आ जाएगा साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। जाफर तवज्जो रखें प्लीज। अब इसी को आगे जब कंटिन्यू करते हैं, देखें अभी तक तो हमारे पास डेटा बड़ा एक शॉर्ट सा डेटा था ना, जिसमें आपके पास 0 गाड़ियां कितनी फैमिलीज के पास हैं, एक गाड़ी कितनी फैमिलीज के पास है, 2 3 4 5 गाड़ियां कितनी फैमिलीज के पास, 6 बार्स आपने बनाई थी। लेकिन सोचें जब डेटा बहुत ही बड़ी रेंज का डेटा आ जाए, बहुत बड़ा ज्यादा सारा डेटा आ जाए, तो उनको आप इंडिविजुअल की बार्स तो नहीं बना सकते हैं। जिसमें मार्क्स की बात ले लूं, नंबरों की, आप जैसे क्लास में फॉर एग्जांपल 120 स्टूडेंट्स बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक बच्चे ने नंबर लिए हैं 100 में से 21, एक ने लिया 22, किसी ने लिया 23, 4 बच्चों ने 50 लिए, एक बच्चे ने 51 ले लिए। समझ आ रही मेरी बात की कि नहीं? हम ऐसे तो नहीं कर सकते कि हर मार्क्स वाला जो सिनेरियो है, सही है, हर मार्क्स वाला जो सिनेरियो उसके लिए एक बार डेडिकेट कर लें। ऐसे तो 120 बार्स बन जाएंगी। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? तो अच्छा तरीका नहीं है कि ज्यादा सारा जब डेटा आपने रिप्रेजेंट करना हो, तो उसमें आप क्या करें? हर एक डेटा अलग अलग से ले लें। ये तो सही तरीका नहीं है। तरीका क्या होना चाहिए फिर? किसी के पास जहन में कोई कॉमन सेंस वाली बात है? यस, किसने कहा? रेंज कर लेते हैं। हमारी अकल ये कहती है कि रेंज ले लेते हैं हम, कि जी 0 से 10 नंबर कितने स्टूडेंट्स के हैं, एक उसकी बार बन जाएगी। 10 से 20 नंबर कितने बच्चों के हैं, उसकी एक अलग बार। सवाल सिनेरियो समझ आया आप लोगों को? सिनेरियो में हमने ये कहा जब डेटा बहुत ज्यादा सारा आएगा तो उसमें अलग अलग बार तो बना नहीं सकते ना, वो फिजिबल नहीं है ना ये बात। क्या ख्याल है? समझ आ रही है? जैसे नहीं क्रिकेट मैच होता है, 50 ओवर्स का मैच होता है क्रिकेट का, हर ओवर में 6 बॉल्स होती हैं। 50 ओवर्स में कितनी बॉल्स होंगी फिर? 300 बॉल्स होंगी। इवन चले T20 की बात ले लेते हैं, 20 ओवर्स वाले मैच की बात कर लेते हैं। समझ आ रही है? 120 बॉल्स होंगी, उसके अंदर कितनी बॉल्स होंगी? 120 बॉल्स होंगी। अगर वो हर बॉल की अलग अलग क्या बना ले? बार बना ले, कितनी ज्यादा सारी बार्स बन जाएंगी? 120। हमें समझ ही नहीं आएगी बार्स के बारे में। क्या ख्याल है? तो पता वो क्या करते हैं? वो 20 बार्स बना लेते हैं। कितनी बार्स बना लेते हैं? 20 बार्स। हर ओवर की एक बार बना लेते हैं कि इस ओवर में कितना स्कोर है, इस ओवर में कितना स्कोर है, इस ओवर में कितना स्कोर है। जिस ओवर में जितनी विकेट्स फॉल होती हैं उस बार के ऊपर उसने विकेट्स भी बनाई होती हैं। बात समझ आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? और इवन इससे भी शॉर्ट बनाना हो तो आप क्या करें? आप 2-2 ओवर्स की एक बार बना लें, 2-2 ओवर्स की एक बार बना लें, 4-4 ओवर्स की एक बार बना लें, 5-5 ओवर्स की एक बार। 5 ओवर्स की बार बनाएंगे, 4 बार्स बनेंगे सिर्फ। पहले 5 ओवर, फिर अगले 5, फिर अगले 5 और फिर अगले 5। बार्स की तादाद कम होती जाएगी। तो यूं कहने का मतलब यह है, जब भी ज्यादा सारा डेटा हो तो बेहतर तरीका क्या है स्टैटिस्टिक्स के अंदर? उसका ग्रुप बना लिया जाए। क्या कर लिया जाए? ग्रुप्स बना, मतलब रेंज एक डिसाइड कर ली जाए। क्या ख्याल है? ऐसे डेटा को हम लोग बोले बनेगा, उसमें भी हिस्टोग्राम ही, बार ग्राफ्स नहीं बनते होते उसमें। तो हिस्टोग्राम्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ग्रुप्ड डेटा। तो जनरल पॉइंट लिख लें, इफ द रेंज ऑफ द डेटा इज वेरी हाई, if the
रेंज ऑफ डेटा, जनरल पॉइंट, हाँ हिस्टोग्राम के नीचे हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन भी तो पढ़ लिया था ना. इफ द रेंज ऑफ डेटा इज वेरी हाई या वेरी लार्ज, then we divide the data into groups. Then we divide the data into groups. This data will be known as grouped data. This data will be known as grouped data. और वो टेबल जिस पर ये ग्रुप्ड डेटा आप रिप्रेजेंट करेंगे ना, उसको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोलेंगे. ठीक है. The table on which such data is represented is known as frequency distribution table. उस टेबल को बोलेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं, डेटा के ही दो केसेस डिस्कस कर लेते हैं. केस नंबर 1 में उस ग्रुप की जो विड्थ है वो इक्वल होगी, एक जैसी विड्थ होगी डेटा की, 10 मार्क्स 10 मार्क्स 10 10 का इंक्रीज आएगा. एक ऐसा सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें ग्रुप की जो सी विड्थ है वो इक्वल ही ना हो. समझ रहे मेरी बात के नहीं? जैसे मैंने ओवर्स का कहा ना कि पहले 4 ओवर्स, फिर 4 फिर 4 फिर 4 और फिर 4, ऐसा. और अगर ये है इक्वल ग्रुप विड्थ वाला डेटा, ठीक है, इसको क्लास विड्थ भी कहा जा सकता है, ग्रुप को क्लास भी कहा जाता है स्टैटिस्टिक्स के अंदर. तो केस नंबर 1 है, केस नंबर 1 है जी, साथ ही ग्रुप डेटा का चल रहा है. क्लास विड्थ आर इक्वल, और केस 2 है क्लास विड्थ आर अनइक्वल. क्लास विड्थ आर अनइक्वल. क्लास विड्थ इनफैक्ट ग्रुप को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? ग्रुप विड्थ को कहा जाता है. क्लास विड्थ क्या है बच्चों? इट इज द ग्रुप विड्थ है ये, ठीक है, जिसकी बात हम कर रहे थे ना, वी विल डिवाइड द डेटा इनटू ग्रुप्स. इक्वल साइज ग्रुप्स भी हो सकते हैं, अनइक्वल साइज ग्रुप भी हो सकते हैं. जो इक्वल साइज ग्रुप्स होंगे वो केस 1 है, जो अनइक्वल साइज ग्रुप विड्थ है वो केस 2 में डिस्कस होगा. जैसे एक सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं. फॉर एग्जांपल, ग्रुप का समझ आ गया सारों को कि नहीं? बच्चों समझ आया ग्रुप विड्थ का? लिख लें अपने पास. इट इज द मेजरिंग स्पैन ऑफ इट इज द मेजरिंग स्पैन ऑफ ईच क्लास. It is the measuring span of each class. It is the measuring span of each class. That is the range of each class. It is the measuring span of each class. That is the range of each class. Group width का लिखें. It is the measuring span of each class.
क्लास विड्थ, ग्रुप विड्थ एक ही बात है. It is the measuring span of each class, that is range of each class. For example, एक सवाल है, 30 students gave an exam. 30 students gave an exam and the number of marks they scored are given below. And the number of marks they scored are given below. And the marks they scored are given below. मार्क्स हमारा डेटा है ना, मार्क्स हमारा क्या है, डेटा है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने मार्क्स लिए हैं वो क्या हो जाएंगे हमारे, वो हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा कि नहीं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहां पे लिख लेते हैं. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा, फ्रीक्वेंसी. अच्छा, अब मार्क्स के अंदर जरा वैल्यू पुट करें. मार्क्स की रेंज क्या होगी, मार्क्स आर ग्रेटर देन 50 एंड लेस देन व्हाट, 60. एक रेंज ये होगी मार्क्स की. दूसरी मार्क्स की रेंज क्या है, लेस देन 70 एंड ग्रेटर देन 60, लेस देन 80 ग्रेटर देन इक्वल टू 70, लेस देन 90 ग्रेटर देन इक्वल टू 80, लेस देन 100 लेस देन इक्वल टू 100 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 90. बात समझ आ रही है कि नहीं. या इसको यूं कर लेते हैं, जो कि मेरे पास गिवन सिनेरियो है, ताकि यूनिफॉर्मिटी बरकरार रहे. अब इन सारों के जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि जिसको हमने फ्रीक्वेंसी का दर्जा दिया है, वो मैंने साथ वाले कॉलम पे लिखी है. उसकी जो तादाद है 9, 3, 5, 10 और 3. 10 और 3. सम ऑफ द स्टूडेंट्स आप टोटल निकालेंगे तो कितना आएगा, सिग्मा एफ कितना आएगा आपके पास, कितना आना चाहिए, 30 आना चाहिए. 9 + 3 कितना हो गया, 12 + 5 कितना हो गया, 17 + 10 कितना हो गया, 27 + 3 कितना हो गया, 30 हो गया. कितना हो गया बच्चों, 30 हो गया. क्लियर हुआ ये कि नहीं, समझ आई, कोई कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन. ओके, मार्क्स भी आ गया और फ्रीक्वेंसी भी आ गया. इसका जब हम लोग बनाएंगे, इसका हम लोग बनाएंगे जब ग्राफ अपने पास, तो उसी आप कॉलम को आगे कंटिन्यू करेंगे. मैं भी यहां पर उसी कॉलम को कंटिन्यू करता हूं. हिस्टोग्राम बनाएंगे, केस 1 ही चल रहा है. ये इस साइड पे आ जाएगी आपकी फ्रीक्वेंसी. यहां पर बनाएंगे आप मार्क्स, और साथ ही मैंने क्या लगा दिया, साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी. क्यों लगाया साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि स्टार्ट कहां से हो रही है गेम, मार्क्स कहां से शुरू हो रहे हैं. यस, ये आ जाएगा आपका एक्स, इस एक्सेस पे चलेगा मार्क्स, एक्स एक्सेस पे चलेगा मार्क्स, और यहां पे चलेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम लोगों ने क्या मान लिया है बच्चों, फ्रीक्वेंसी. यस और नो. अच्छा,
9 8 7 6 5 4 3 2 और 1 और ये 0। 60 70 80 90 एंड 100। ठीक है जी। अच्छा 50 से 60 कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं? 9 स्टूडेंट्स के। तो यहां पे हम क्या बना देंगे, 9 स्टूडेंट्स के लिए एक वर्टिकल बार सी बन जाएगी। टेन भी है। चले मेरे पास जगह नहीं है, हम इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस कैसे कर लें? इसको भी क्या कर देते हैं 9, इसको क्या कर देते हैं 4। अब बैलेंस हो गया, सही है। जगह ऊपर नहीं थी इसलिए बस मैंने कहा बगैर बजाय इसके। आपके पास है जगह, आप 10 के साथ कंटिन्यू कर लेना क्योंकि आपके पास तो है ना जगह। ये वाली कौन सी मार्क्स लिखे होंगे यहाँ पे? 50 60 70 80 90 और 100। समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि रेंज एक जैसी है ना, तो यहां पर विड्थ भी सारों की कैसी है? एक जैसी है। 60 से 70 कितने स्टूडेंट्स हैं? 4। चार स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास ये वाली वर्टिकल बार आ जाएगी बच्चों। फिर उसके बाद 70 to 80 वाली कितनी आ जाएगी? 5। सेवेंटी टू 80 वाली कितनी आ जाएगी? 5। 80 to 90 वाली कितनी आ जाएगी? फिर से बताएं मुझे। 9। और 90 से 100 वाले कितने आ जाएंगे बच्चे? 3 बच्चे। ठीक है ये बात क्या नहीं? एक आ गया आपके पास ये वाली बार, एक आ गई ये वाली बार, और एक आपने ये वाली बार बना दी। एक चीज नोट करें बच्चों, इन सब की विड्थ क्या है? सेम विड्थ है क्योंकि 10-10 मार्क्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सारों की विड्थ क्या है? एक जैसी विड्थ है सारों की। तो ये वाला हिस्टोग्राम बनाना तो बड़ा ही सिंपल होगा, कोई एडिशनल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। जस्ट मेक द वर्टिकल बार्स जिनकी विड्थ जो सी है बार्स की एक जैसी हो। ठीक है, तो हाँ यहां पे आप लिख लें अपने पास विड्थ ऑफ बार्स इज सेम। विड्थ ऑफ बार्स इज सेम। रीजन क्या है रयान फुरकान विड्थ सेम होने की? अब मैंने कहा ना विड्थ इन बार्स की विड्थ क्या है? सेम होगी क्योंकि इनकी रेंज क्या है? एक जैसी है। ठीक है, बिकॉज ग्रुप या क्लास विड्थ इज सेम। क्लास विड्थ इज इक्वल। ठीक है ये बात क्या नहीं? ये अपने पास नोट कर लें इस बात को। दूसरी चीज है बच्चों, सेकेंड एग्जांपल, when the class widths are not same या not equal। अनइक्वल का मतलब क्या है? डिफरेंट होंगी ना, जाहिर सी बात है। रेंजेस क्या होंगी? रेंज ऑफ ईच क्लास विल बी डिफरेंट। रेंज ऑफ each class will be different. For example, यहां पे हम लिख लेते हैं मार्क्स, और यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो कि क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या होगा?
फ्रीक्वेंसी, बल्कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मैं थोड़ी कम जगह देता हूं क्योंकि एक मुझे तीसरा कॉलम भी बनाना है यहां पर। एक मिनट सुनिएगा बच्चों, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफ, ये जगह मैंने एक तीसरे कॉलम के लिए यहां पर छोड़ दी है, तीसरे कॉलम के लिए जगह छोड़ दी है। अब रेंज क्या है, एक है जी 50 से 55 तक, दूसरी है जी 55 से 65 तक, तीसरी रेंज है 65 से 85 तक, चौथी है 85 से 90 तक, और जो आखिरी है 90 से 100 तक है। जो फ्रीक्वेंसी पहले ग्रुप में आ रही है 9 है, 9 जैसे पहले वाला डेटा लिखा है उसी तरह से लिख लें, कोई मसला नहीं है। 9 4 5 9 और 3, ये डिफरेंट क्वेश्चन है, सही है ना, दिस इज सम डिफरेंट क्वेश्चन। चले, अगर आपको कंफ्यूजन होती है तो मैं यहां से इसी को चेंज कर लेता हूं, यहां पे कर लेता हूं 3 और इसको फिर से हम कर लेते हैं 10, ठीक है, 3 5 10 3, ठीक है जी, ताकि आपको आइडिया हो गया क्वेश्चन क्या है, डिफरेंट है, उसकी टेबल डिफरेंट है, इसका टेबल डिफरेंट है। एक बात याद रखें, इसका जब हिस्टोग्राम बनेगा केस नंबर 2 का, हिस्टोग्राम क्या होते हैं, 2 एक्सेस, एक हो जाएगा आपका एक्स एक्सेस और एक हो जाएगा बच्चों वाई एक्सेस। एक्स एक्सेस के ऊपर सेम आपने क्या चीज मेंशन करनी है, यानी कि यहां पर क्या आएगा, एक्स एक्सेस पर हमेशा क्या आएगा, डेटा। वाई एक्सेस पर अब फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, यहां पर आप बनाएंगे फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बनाएंगे वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे बनेगी क्या चीज, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। ये सिर्फ किस केस के लिए था, व्हेन क्लास विड्थ्स वर अनइक्वल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये क्या चीज है, ये हमेशा याद रखें, ये सिर्फ कब होगा, ओनली व्हेन क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल, ओनली व्हेन क्लास विड्थ्स आर अनइक्वल। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है ये एक और कैलकुलेशन है जिसको हम लोग कहां पर मेंशन करेंगे, तीसरे कॉलम में, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, सॉरी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। अच्छा याद रखें बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है इसका एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का एक फॉर्मूला है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। CW क्या है, क्लास विड्थ, इट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ। ये जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला है वो ये लिखा हुआ है, इट इज फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ठीक है, ये बात क्या नहीं। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी बच्चों, FD इज इक्वल्स टू F डिवाइडेड बाय CW। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। समटाइम ना इस फॉर्मूला में दो चीजें दी हुई होती है और तीसरी अननोन होती है, तो आप खुद निकाल लेते हैं। मतलब किसी एक बार की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई होगी, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दी हुई होगी, ठीक है, और क्लास विड्थ दी होगी, फ्रीक्वेंसी आपने निकालनी होगी, ठीक है, ये बात क्या नहीं।
तो पहले वाले की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकलेगी कैसे निकलेगी जी? पहले वाले की बताएं जरा, फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कैसे निकलेगी? व्हाट इज द क्लास विड्थ ऑफ द फर्स्ट क्लास? कितना है? 50 से 55 तक क्लास विड्थ कितनी है? 5। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9/5 इज 1.8, सॉरी यस 1.8। दूसरी वाली का कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, ये आ जाएगा कितना बच्चों? 3/10, दैट इज 0.3। कितना आ जाएगा? 0.3। तीसरे नंबर पे क्या चीज आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ, वंस अगेन फ्रीक्वेंसी कितनी है? 5 डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कितनी है? 20। 5/20 कितना हो जाएगा? 0.25। 1/4। सेकेंड लास्ट में कितना आ जाएगा? फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय क्लास विड्थ कितनी है? 5। इसकी क्लास विड्थ कितनी आ जाएगी और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आ जाएगी? 2। इस वाले की कितनी आ जाएगी? 3/, तो इसका भी आंसर कितना आ जाएगा? 0.3। यहां तक बात समझ आई? अच्छा, अब इस केस के लिए आपको वाई देखें, बात सुने। हम लोगों ने कहा ना कि एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा आप लोग क्या चीज मेंशन करेंगे? डेटा मेंशन करेंगे। वाई एक्सिस के ऊपर आप लोग क्या चीज मेंशन करेंगे? बताएं मुझे। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। यानी कि अब वाई एक्सिस पर क्या चीजें प्लॉट होंगी हमारी? वाई एक्सिस पर क्या प्लॉट होगा अब हमारा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी की ये वाली तमाम वैल्यूज। अब इन वैल्यूज के लिए स्केल की सिलेक्शन भी बड़ा जरूरी है। इन वैल्यूज के लिए स्केल की सिलेक्शन भी तो बड़ी जरूरी है ना। तो अब स्केल सिलेक्शन आप लोगों ने करनी है। स्केल ऐसा सेलेक्ट करें जिसमें सबसे छोटी वैल्यू 0.25 भी एड्रेस हो जाए और 2 तक भी चला जाए। वो क्या ख्याल है? एक ऐसा स्केल सेलेक्ट करें अपनी कॉपीज पे या ग्राफ के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पे 0.25 वाली ले लें रीडिंग्स, या 0.2 ले लें, 0.22 वाली ले लेते हैं। सही है? 0.2, 4, 6, 8, 1, 1.2, 0.4, 0.6, 0.8, 2.0। ठीक है? तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1.0, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8 और 2. ये एक्सेस कौन सा है हमारा? वाई एक्सेस। लेकिन प्लॉट क्या होगा यहां पर गर्ल्स? क्या प्लॉट होगा? फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगा। वाई एक्सेस पर फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, और एक्स एक्सेस पर स्टिल क्या होगा? मार्क्स होंगे, यानी कि डेटा। एक्स एक्सेस आपका डेटा कैरी कर रहा है। ठीक है? एक्स एक्सेस क्या कैरी कर रहा है? डेटा कैरी कर रहा है। साइन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एज इट इज उसी तरह से आएगा जिस तरह पहले हम बना रहे थे। ठीक है जी। वैल्यूज स्टार्ट करते हैं अपनी 50 से लेकर 100 तक जाना है। 50 से लेकर 100 तक जाना है। 60, 70, 80, 90 एंड 100। ठीक है जी? ठीक है जी? ये वाला आ जाएगा कितना? 50। पहली क्लास की विड्थ कितनी है? 5 की है, तो 55 कहां पे होगा? ये 60 हो गया, 70, 80,
90 और बच्चों 100 और 100, 50 और 55। तो इसकी जो बनेगी, कहां तक बनाएंगे हम इसका? 1.8 तक बनेगा ना ये, कि नहीं? वन पॉइंट एट तक हमने ये बना दिया, लेकिन याद रखें ये 55 तक बनेगा, सही है ना? 55 इज इन बिटवीन, इन द मिडल ऑफ 50 एंड 60 मार्क। ये बन जाएगा आपका पहली बार। ये बन गई आपकी पहली बार। दूसरी वाली बार है 0.3 की, तो 0.3, अच्छा 55 से कहां तक जा रहा है? 65 तक। तो 65 इज इन बिटवीन 60 एंड 70, लेकिन उसकी विड्थ कितनी होगी? 0.2 और 0.4 के एग्जैक्ट दरमियान में। इसकी विड्थ नजर क्या आ रही है आपको? कम है या ज्यादा है? ज्यादा है, क्योंकि क्लास विड्थ क्या है इसकी? क्लास विड्थ इसकी ज्यादा है। पहले वाली थोड़ी पतली नजर आ रही है बिकॉज उसकी क्लास विड्थ थी 5 की, सेकंड वाली की क्लास विड्थ कितनी की है? 10 की है, ठीक है। फिर अगला है कौन से वाला? 65 से कहां तक? 85 तक। उसकी क्लास विड्थ है 20 की और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी है? 0.25। 0.25 कहां पे होगा बच्चों? 0.3 और 0.2 के एग्जैक्ट मिडिल में, यानी कि इससे थोड़ा सा, 2 से थोड़ा सा ऊपर और 3 से थोड़ा सा नीचे, यानी कि इन बिटवीन 0.3 एंड 0.2 के बिल्कुल मिडिल में। इससे थोड़ा सा वैल्यू क्या होगी? नीचे से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी ये लाइन? 85 तक। 85 तक लाइन चली जाएगी। कहां तक लाइन आ गई इसकी? 85 तक लाइन आ गई, ठीक है। फिर क्या होगा इसमें? 85 से 90 की कितनी है जी? 2 की। ये यहां पे आ जाएगा। ये इस तरह की बार बन जाएगी, ठीक है। इसकी हाइट 2.0 है, इसकी हाइट 1.8 है, इसकी हाइट 0.4 की है और इसकी हाइट 0.25 की। 0.4 नहीं, 0.3। फिर 90 से 100 वालों की हाइट क्या है? 0.3। ये बन गया जी आपका हिस्टोग्राम, ठीक है। यहां पे आप देखें क्लास विड्थ्स आर डिफरेंट। क्लास विड्थ क्या है इसकी? डिफरेंट है। अक्सर औकात ना सवाल पता है एग्जाम्स में कैसे आते हैं, जैसे मैंने कहा ना कि अब इसमें एक कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का। सुने सारे बच्चे, तो फ्रीक्वेंटली क्योंकि अभी तो बड़ा सिंपल से ना, इसको थोड़ा घुमाता फिराता है। एक है फ्रीक्वेंसी का, एक फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का और एक है क्लास विड्थ का। अब इन तीनों में से दो चीजें अननोन हो जाती हैं। तीनों में से दो चीजें अननोन होती हैं, लेकिन ग्राफ भी दिया हुआ होता है। कोई एक आधा ग्राफ दिया हुआ होगा, ठीक है, एक आधा ग्राफ दिया हुआ होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन होगी। सुनना जरा बात सुनना, उसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी क्या है? गिवन है। और उसकी क्लास विड्थ भी क्या होगी? गिवन। फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी उसकी क्या है? गिवन। और क्लास विड्थ भी क्या है उसकी? गिवन। बात समझ आ रही है कि नहीं? यहां से आप वो असूल निकाल लेंगे,
कि जी कितने बॉक्सेस इज इक्वल टू 1.8। जो स्मॉल बॉक्सेस नहीं थे आपने काउंट करके यहां पे बनाए थे। एक तो है ना स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका है जिसमें आपके पास फ्रीक्वेंसी और क्लास विड्थ गिवन है, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल लेते हैं। समटाइम टेबल में कुछ चीजें उसने क्या की हुई होती है, थोड़ा घुमा फिरा के दी हुई होती है। एक ही खास डेटा की के अंदर इसी फॉर्मूला में दो अननोन्स दे देगा आपको। ये भी अननोन्स हो सकते हैं दोनों, ये भी अननोन हो सकता है आपके पास। यानी कि क्लास विड्थ गिवन है, ये नहीं गिवन, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी दे दी है, तो फ्रीक्वेंसी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला में पुट करें, क्लास विड्थ मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कर लें, आपके पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। लेकिन सम टाइम इस फॉर्मूला में दो अननोन आ जाते हैं। फिर आपने देखना होता है कि ग्राफ में वो जो वर्टिकल बार लगी हुई है, वो जो वर्टिकल बार लगी हुई है वो यूनिटरी मेथड के हिसाब से कितने स्मॉल बॉक्सेस की इक्वल आ रही है। कोई और टेबल में देखना, कोई एक और वैल्यू अगर गिवन है जिसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी गिवन होगी और उसका यहां पर बार भी गिवन होगा, फिर यहां से आपने निकालना है बच्चों, यहां से निकालना है कि भाई 0.25 की जो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी है, लेट्स से वो मिसाल ले रहा हूं, मिसाल वो 5 स्मॉल बॉक्सेस की इक्वल आती है। किसके इक्वल आती है? 5 स्मॉल बॉक्सेस की इक्वल आती है। मेरा जोन सा वाला बॉक्स था ये वाला, ये है 1.8 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी वाला। बात समझ आ रही है कि नहीं? इसके कितने बॉक्सेस लगेंगे ये चलें इसको थोड़ा अदर वे राउंड करते हैं। जीरो 0.25 के लिए 5 हो गया, तो 1.8 के लिए कितने बॉक्सेस होंगे बच्चों? अगर 5 बॉक्सेस इसके लिए होंगे तो 1.8 के लिए कितना होगा? x स्मॉल बॉक्सेस क्रॉस मल्टीप्लाई कराएं, आंसर कितना आएगा? 5 इंटू 1.8 डिवाइडेड बाय 0.25। 0.25 इसका आंसर कितना आ जाएगा? जल्दी से बताएं। 36। यस, 36 स्मॉल बॉक्सेस आ जाएंगे इसके। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? अच्छा, अब इसी को थोड़ा सा और मुख्तलिफ तरीके से करता हूं। अगर यहां पर उसने ये लिखा हुआ दे दे आपको 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 0.25 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी, तो 36 स्मॉल बॉक्सेस इक्वल टू कितने की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी होगी? x की। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर फिर क्या आ जाएगा? 0.25 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 5, ये आ जाएगा आपके पास 1.8 की फ्रीक्वेंसी डेंसिटी। समझ आई मेरी बात कि नहीं? टेबल से तो मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूं ना, मैं तो सारा कुछ ग्राफ को देख रहा हूं। तो समटाइम्स डायरेक्ट टेबल से नहीं वैल्यूज निकाली जाती हैं, समटाइम ग्राफ को भी देखा जाता है। तो ग्राफ में मुख्तलिफ तर्ज के सवाल आते हैं, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आप मेंटली प्रिपेयर रहना, वर्कशीट के अंदर भी, पेपर्स के अंदर भी, ठीक है? तो यहां से आपने फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली। अब फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाली, अननोन पता है क्या है? ये अननोन है, यहां पे ब्लैंक्स गिवन है। ये दोनों जगहों में क्या गिवन है? ब्लैंक्स गिवन है। बात समझ आ रही है कि नहीं? जैसे मैं कह रहा था ना कि दो आपके पास अननोन्स आ जाएंगे तो कैसे करेंगे? फॉर्मूला में जस्ट क्लास विड्थ पता है, फ्रीक्वेंसी भी नहीं पता और फ्रीक्वेंसी डेंसिटी भी नहीं पता, कुछ ना कुछ लाजमी चीज पता होगी, वो हमारे पास ग्राफ ने बता दिया। एक आदि उसने जो बार गिवन थी उस बार की वैल्यू भी गिवन है 0.25 के अगेंस्ट 5 स्मॉल बॉक्सेस हैं। हमने दूसरी बार के बॉक्सेस निकाले, वो 36 है। हमने कहा इसकी फ्रीक्वेंसी डेंसिटी कितनी आएगी? यहां से यूनिटरी मेथड लगाया, 1.8 आई। इस 1.8 को इस फॉर्मूला में यूज किया हमने कहा यहां पे इसकी वैल्यू कितनी हो गई है? 1.8। यहां पे क्या हो गई है वैल्यू? 1. अदर वे राउंड टेबल मुकम्मल कर रहा हूं मैं। क्लियर हो रही मेरी बात के नहीं? पहले तो टेबल से हमने ग्राफ बनाया ना, अपने ग्राफ से क्या बना रहा हूं? टेबल बना रहा हूं। अब यहां पर इस फॉर्मूला में आपके पास फ्रीक्वेंसी डेंसिटी गिवन है, क्लास विड्थ गिवन है, ये चीज गिवन नहीं है, तो ये उधर जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। तो फ्रीक्वेंसी डेंसिटी 1.8 मल्टीप्लाई बाय क्लास विड्थ कितनी थी? 5। क्या आ जाएगी आपके पास? क्या आ जाएगी? फ्रीक्वेंसी। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1.8 कितना होगा? कितना हो जाएगा?
9, तो यहां पे क्या लिख देंगे आप? 9 लिख देंगे। क्लियर हुई मेरी बात के नहीं? देखो थोड़ा सा दिमाग खोलना है हमने कि हम करना क्या चाह रहे हैं। पहले मैंने टेबल पूरा देके मैंने कहा ग्राफ बना लो, फिर मैंने क्या कहा कि अक्सर सवालों में डायरेक्ट नहीं आ रही बात। जैसे आप लोगों ने ना पहले लास्ट टाइम आपने बोला कि सर सवाल बड़े मुश्किल दे दिया था, कोई मुश्किल सवाल नहीं था, वो सिर्फ थोड़ा सा सोचना था, जो कि आपका काम है। अभी भी मैं यही बता रहा हूं कि अगर ये इस तरह से ना आ जाए सवाल दूसरी तरह से आए, ग्राफ दे दे और टेबल मुकम्मल करना हो, बात तो एक ही है ना यार, कि आप टेबल को देख, ग्राफ को देख के वहां से भी तो कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे अभी मैंने किया कि कोई एक वैल्यू गिवन है, वहां से निकाले 5 स्मॉल बॉक्सेस की फ्रीक्वेंसी 0.25 गिवन नहीं है, दिखाई गई है, डिस्प्ले की गई है, वो अपने आंखों से देखना है कि अच्छा ये भी हो सकता है। तो अगर क्योंकि ग्राफ तो या स्केल तो सारी वैल्यूज के लिए सेम ही कॉपी हो रहा होगा, वाई एक्सिस का हर एक 0.2, 0.4, 0.6, 0.22 ऊपर जाता जा रहा है। स्केल तो सारे पूरे ग्राफ के लिए एक ही होगा, पूरे ग्राफ का स्केल क्या है, वही एक स्केल इस्तेमाल हो रहा है, वही एक स्केल फॉलो हो रहा है। बात क्लियर हो रही है सारों को कि नहीं? अब उस स्केल के मुताबिक अगर देखा जाए तो 0.25 की वैल्यू 5 थी, ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि 36 स्मॉल बॉक्सेस इस वर्टिकल बार के नजर आ रहे हैं हमें। उसके अगेंस्ट हमने यूनिटरी मेथड निकाल के लगा के फ्रीक्वेंसी डेंसिटी निकाल ली। जो पाई चार्ट है इट इज अ लिटिल डिफरेंट। पाई चार्ट थोड़ा मुख्तलिफ है। अच्छा, इसमें मुख्तलिफ क्या चीज है? इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। डेटा की रिप्रेजेंटेशन है एक सर्कुलर अंदाज में। अब सर्कल को देखा जाए तो देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सर्कल। एंगल्स सबसे पहले, यानी कि जो सारे का सारा सर्कल है पूरे का पूरा, इट इज कंपोज्ड ऑफ 360 डिग्रीज। यानी जितना डेटा है वो सारे का सारा आपने सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। जितना डेटा है सारे का सारा सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करना है। बात समझ आ रही है कि नहीं? तो इसका मतलब है कि जो ओवरऑल डेटा है, यानी कि सिग्मा एफ वो कलेक्टिवली किसके बराबर होगा? वो कलेक्टिवली किसके बराबर होगा? 360 डिग्रीज के बराबर होगा। यानी कि पाई चार्ट्स के अंदर एक, पहले तो चले लिख लें इसका, इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। इट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा in the form of a सर्कल। टोटल एंगल्स कितने होते हैं सर्कल में? 360 डिग्रीज। टोटल एंगल्स कितने होते हैं? 360 डिग्रीज। ठीक है, and each data is represented in the circle using some angles. Each data is represented using angles in the circle. टोटल एंगल्स किसके बराबर होते हैं? 360 डिग्रीज के बराबर। अब ये जो रूल बनेगा हमारा वो ये बनेगा 360 डिग्रीज किसके बराबर आएगा? सिग्मा एफ के बराबर। यूनिटरी मेथड में 360 डिग्रीज में 360 डिग्री, डेटा में फ्रीक्वेंसी में सिग्मा एफ। परसेंटेज की दुनिया में 360 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा? कितने परसेंट के बराबर होगा? 100% के। तो ये कहा जाएगा, ये तीनों बातें जो सी हैं ये हमारा रूल है पाई चार्ट का। 360 डिग्रीज इज इक्वल टू 100%। बाकी जितना भी कम परसेंटेज होगा उसकी डिग्रीज उतनी ही कम हो जाएगी। ये जितनी कम डिग्रीज होगी उसका परसेंटेज भी उतना यूनिटरी मेथड के हिसाब से कम हो जाएगा। आसान है ना ये बात? तो यहां पर एक असूल लिखते हैं। तो मिसाल लेता हूं, फॉर एग्जांपल टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ अ हाउस इज शोन इन द पाई चार्ट। of a house is shown in
The pie chart given below calculate the value of x calculate the value of x calculate the value of x $90 डिग्रीज गिवन है जी, ये वाला this much is spent on food, 120 degrees is spent on bills, 70 degrees is spent on transport, x degree is spent on rent, x degree is spent on x. Find x. x कैसे निकालेंगे आप? टोटल एंगल्स पता है ना सारे आपको कितने होते हैं? टोटल एंगल्स इज इक्वल टू 360 डिग्रीज, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू 120 प्लस 90 प्लस 70 प्लस x, तो x इज इक्वल टू 360 में से इनका सम क्या कर लेंगे हम? इन तीनों एंगल्स का सम 360 में से ओवरऑल माइनस कर लेंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 80 डिग्रीज। कितना आ जाएगा? 80 डिग्रीज आ जाएगा। ठीक है मेरी बात क्या नहीं? ठीक है ना? सवाल नंबर बी पार्ट है इसका, लिखें द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस इज $800। Total expenditure of house is $800. Find the amount spent on bills, food, transport and rent. Find the amount spent on rent, transport, food and bills. निकाले जरा इन चारों का। कैसे निकालेंगे? सबसे पहली बात, गिवन इंफॉर्मेशन से। गिवन इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है बच्चों जो आपको हेल्प कर रही है? बताएं मुझे। टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द हाउस, टोटल एक्सपेंडिचर कितना है उसका? $800। टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? फूड, बिल, ट्रांसपोर्ट और रेंट मिला के कितने डिग्रीज के बराबर बन रहे हैं? तो गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? $800 किसके बराबर हो जाएगा? 360 डिग्रीज। समझ आ रही कि नहीं? दिस इज गिवन इंफॉर्मेशन। यूज दिस इंफॉर्मेशन एंड अप्लाई यूनिटरी मेथड। यूज this information and apply फूड का निकाल लिया, पहले फूड का निकाल लें, फूड के बाद बिल्स का, बिल्स के बाद ट्रांसपोर्ट का और फिर हम रेंट का भी निकाल लेंगे। फूड का 90 डिग्रीज है,
हमारे पास यूनिटरी मेथड के हिसाब से 360 डिग्रीज इज इक्वल टू $800, 90 डिग्री इज इक्वल टू x, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 90 इंटू 800 डिवाइडेड बाय 360। आंसर कितना आ गया? $200 आ गया। आंसर कितना आ गया? $200 आ गया। बिल्स को भी इसी तरह से करें। 360 डिग्री इज इक्वल टू $800। बिल्स से आपके 120 डिग्री इज इक्वल टू $X। हाँ हाँ, वो भी लंबा तरीका है, वो भी हो सकता है। 120 डिवाइडेड बाय 360। अब ये भी कर लो, देखो हर फ्रैक्शन में ये चीज आपको इसी तरह से नजर आएगी। 800 over 360, यू जस्ट नीड टू मल्टीप्लाई 120 विद दैट। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? $266.67 आ जाएगा। ट्रांसपोर्ट का कितना आ जाएगा? 800 ओवर अब्दुल्ला महसूद मल्टीप्लाई बाय ट्रांसपोर्ट की कितने डिग्रीज है? 70। तो यहां पे क्या लगा लें? 70 लगा लें। मतलब ये फ्रैक्शन हर दफा सेम ही आ रही है, इसलिए डायरेक्टली वही फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय 70 कर दिया। ठीक है जी, कितना आ गया यहां से इसका आंसर? 56 डिग्रीज आ जाएगा। और इसी तरह से रेंट का निकालना है, तो रेंट निकालने के लिए आप सारों को ऐड करके 800 से माइनस भी कर सकते हैं। ठीक है ये बात कि नहीं? यानी कि इसके दो तरीके हैं। एक तरीका क्या होगा? रेंट इज इक्वल टू 800 में से 200 प्लस 266.67 प्लस 155.56, एक ये तरीका है। और दूसरा वो यूनिटरी मेथड वाला, रेंट इज इक्वल टू 800 डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज मल्टीप्लाई बाय जो भी रेंट का डिग्री था। रेंट का डिग्री कितना था? 80 डिग्रीज था। तो यहां से आंसर निकालें और यहां से आंसर निकालें, क्या आ रहा है आंसर? 177.78 ठीक है जी, ये आपके आंसर्स आ जाएंगे इसमें। क्लियर हुई मेरी बात कि नहीं? इवन अगर वो कहते हैं ना कि इस पूरी इंफॉर्मेशन को एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करें, वो भी बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। एज अ परसेंटेज रिप्रेजेंट करेंगे तो ये चीज यहां पे हम ले आएंगे, तो ये ऐसे हो जाएगा 360 डिग्री इज इक्वल टू कितने परसेंट? 100%। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू कितने परसेंट? X%। समझ आ रही है बच्चों के नहीं? इसी तरह से इसको परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो सेम असूल होगा, 120 डिग्री इज इक्वल टू X%। इसको करना होगा तो वही असूल होगा, बस चेंज करें परसेंटेज के अंदर इसको। ठीक है ये बात के नहीं? तो जो पाई चार्ट्स हैं, पाई चार्ट्स में जो गिवन इंफॉर्मेशन होती है वो दो तरह से हो सकती है, डिग्रीज में भी हो सकती है और परसेंटेजेस में भी हो सकती है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? तो अक्सर औकात जब परसेंटेजेस में गिवन होती है और वो हमें कहते हैं कि ड्रॉ करो पाई चार्ट पूरे का पूरा, पाई चार्ट आप खुद बनाओ, तो परसेंटेज को पहले हम कन्वर्ट करते हैं डिग्रीज में और डिग्रीज के बाद फिर हम उसको बनाते भी हैं एंगल्स के हिसाब से। वो डी नहीं होती आपकी प्रोटेक्टर, उसकी मदद से आप जो है ना फिर एंगल्स बना रहे होते हैं। ठीक है ये बात के नहीं? लेकिन ये है कि हमें फिर पहले परसेंटेज को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक सवाल है बच्चों, 200 एनिमल्स इन अ जू वर सर्वेड, 200 एनिमल्स इन अ जू वर सर्वेड and the information animals in a zoo were surveyed and the information is given in the pie chart below. अब इसमें जो एंगल्स हैं
Zebras are x degrees. Zebras are x degrees. 70 degree are monkeys. 50 degree deer. 40 degree elephants. Forty degree elephants. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 60 degree lions. Lions. Part A है find the number of zebras in the zoo. अच्छा, ये वैल्यूज ना मैंने खुद से ली हुई हैं, हो सकता है कुछ डेसिमल में भी आंसर्स आ जाएं तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। वैल्यूज मैंने पहले से चेक नहीं किया इसको, बट दीज वैल्यूज आर जस्ट रैंडम वैल्यूज जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है, ठीक है। इसका स्टेप 1 क्या होगा? व्हाट विल बी द स्टेप 1 टू फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीब्रास? ज़ीब्रास कहां पर है बच्चों? एक्स वाले रीजन में है ना। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? एक्स निकालना है, डायरेक्ट नंबर ऑफ ज़ीब्रास निकालना। तो सबसे पहले आप लिखेंगे यहां पर फाइंड एक्स। स्टेप 1 में फाइंड एक्स डिग्रीज। तो एक्स डिग्रीज निकालने के लिए आप किससे माइनस करेंगे इसको? हाँ, 360 में से बाकी सारों का सम माइनस कर लेना। 70 प्लस 50 प्लस 40 प्लस 60 माइनस हो जाएगा सारे का सारा। क्या ख्याल है? ठीक है। इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर? 140 डिग्रीज। ये आपका 1 मार्क यहां तक कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या होगा? अब आप यूनिटरी मेथड लगाकर नंबर ऑफ ज़ीब्रास निकालेंगे। नाउ फाइंड नंबर ऑफ ज़ीब्रास। नाउ फाइंड नंबर ऑफ ज़ीब्रास। तो ये क्या होगा फिर? अब सबसे पहले करेंगे 360 डिग्रीज। सबसे पहले करेंगे 360 डिग्रीज। कितने एनिमल्स के बराबर बच्चों? टोटल एनिमल्स कितने थे? टोटल एनिमल्स 200। तो यहां पे कितना हो जाएगा? 200 एनिमल्स। हमारा ज़ीब्रास का कितना डिग्रीज आ रहा था? कितना आ रहा था? 140 डिग्रीज आ रहा था। तो यहां पे कितना आ जाएगा? ये ज़ीब्रास का कितना आ जाएगा? एक्स एनिमल्स आ जाएगा। ठीक है बात के नहीं? बच्चों याद रखें, सुने, इट इज ऑल्सो पॉसिबल आंसर डेसिमल्स में आ जाए, ठीक है। तो उसको इग्नोर इसलिए करना है बिकॉज दीज एंगल्स एंड वैल्यूज आर रैंडम। मैंने खुद से सोचा है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 140 मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइडेड बाय 360 डिग्रीज। आंसर कितना आ गया? 77.78। नहीं बच्चे, ऐसे क्वेश्चन में राउंड ऑफ नहीं करना आपने, याद रखें, क्योंकि सवाल गलत है ना। सवाल को थोड़ा सा अगर मैं ठीक करूं तो कर सकता हूं ठीक। कितना डिग्रीज का फर्क है? 40 का 30 का। 1 मिनट रुक जाए, 1 मिनट।
अब आप देखें जरा, एक मिनट रुके जरा, अगर आप अब इसको सॉल्व करेंगे अब इसमें मसला नहीं आएगा। अब मैंने ना चीजें थोड़ी सी एंगल्स को बैलेंस कर लिया है। जैसे यहां से अब आपका है 80 70, पहला कितना आ गया 80, दूसरा 70 और तीसरा 50 एंड 60। अब मुझे बताएं इसका आंसर कितना आएगा एंगल्स का? 180 आ जाएगा ना? कितना आएगा इसका? 180 आ जाएगा, हाँ या ना? डायग्रामेटिकली इसको ऐसे रिप्रेजेंट भी नहीं किया जाएगा। फिर बात समझ आ रही है कि नहीं? 180 तो स्ट्रेट लाइन होती है, यू गाइस नो दैट राइट? खैर यहां पे क्वेश्चन क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। फिर फंसी, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर यहां पे इसका आंसर कितना आएगा? फिर इधर 100 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा इसका? 100 आएगा। आपको रीजन समझ आ रही है? ये रीजन समझ आना बड़ा जरूरी है कि गलत क्यों आ रहा है आंसर। क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो भी पॉइंट्स में नहीं आते होते, तो यू आर नॉट सपोज टू राउंड देम अनटिल और अनलेस वो सिनेरियो बेस्ड ऐसा हो कि वो खुद बोले आपको। जैसे कोई काम मुकम्मल करना था, देखिए मैं बात समझना जरा, आपको कहा जाता कोई काम मुकम्मल करें, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल हु कैन कंप्लीट दिस टास्क? आप नहीं, कोई काम है, हो सकता है उसका आंसर आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 10.5। अब सवाल क्या था? मिनिमम नंबर ऑफ कितने लोग चाहिए उस काम को मुकम्मल करें। आंसर कितना है? 10.5 या 10.2 भी आ गया ना, अगर मैं 10 नहीं ले सकता उसमें, क्योंकि 10 लोग तो काम मुकम्मल ही नहीं कर सकेंगे। अकल क्या कहती है? अकल क्या कहती है? सवाल क्या था? व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ गिवन टास्क? 10.1 आंसर भी आ गया ना, 10.1 आंसर भी आ गया, तो मैं उसको 10 नहीं बोलूंगा, क्योंकि 10 लोग तो वो काम मुकम्मल नहीं कर सकते। तो कम से कम कितने लोग काम मुकम्मल करेंगे? उसके लिए मुझे 11 लोग बुलाने पड़ेंगे। वो अलग बात है कि 10 लोग बिजी रहेंगे और 11वां बंदा थोड़ा काम कर रहा होगा। बात समझ आ रही है कि नहीं? क्योंकि इंसानों में या जानदार में, लिविंग बीइंग के अंदर पॉइंट वाला डेसिमल वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता। इवन अगर वो जैसा भी हो वो 1 कंसीडर होता है, बेशक बच्चा है या बड़ा है, कंसीडर क्या होगा? वो 1 कंसीडर होगा। सो पहले सवाल में थोड़ा सा फॉल्ट था ना। सवाल में क्या था पहले? इट वॉज ए लिटिल फॉल्ट। ये कितने डिग्रीज होगा? 100 डिग्री हो गई। हाँ 100 कर लो, ये लो। कितना आ गया? 100 आ गया। 100 की मदद से अभी भी फॉल्ट आ रहा है, तो हमने इसको कम कर दिया। इसको जनरली कॉन्सेप्ट समझ लेना जो मसला आ रहा था। मसला क्योंकि वैल्यूज क्या है? ये रैंडम वैल्यूज हैं। ये इन वैल्यूज को मैं एंगल्स को थोड़ा सा चेंज करूं, एंगल्स को चेंज करके हम अपनी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। लेकिन यहां पर देखें, एज द क्वेश्चन इज जनरेटेड इन अ क्लास सिनेरियो, सो वैल्यूज आर रैंडम। आंसर्स कितने आ रहे हैं? रैंडम आंसर्स आ रहे हैं। लेकिन अगर ये एग्जामिनर ने बनाया होता तो क्या रैंडम आंसर्स आते? नहीं आते रैंडम। समझ आ रही मेरी बात? आज तक कभी भी ऐसा कोई रैंडम आंसर नहीं आया। क्लियर है ये बात? सो यहाँ पे डिस्कशन करना आपके साथ जरूरी था, इसलिए मैं वही पुरानी वैल्यूज को आगे कैरी करूंगा। ठीक है? यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 70। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? 50। यहाँ पे कितना लिखा हुआ था? 40। तो हम अपनी पुरानी एक्चुअल वैल्यूज को कैरी करते हैं, 70, 50 एंड 40। यहाँ पे आंसर आ रहा है 140, यहाँ पे भी आंसर है 140, यहाँ पे भी आंसर है 140, और यहाँ पे आंसर है 77.78। लिख ले नोट अपने पास, ताकि बाद में अगर आप पढ़ेंगे तो आपको याद रहे। there is something wrong in the question, because the question is self-made. There is something wrong in the question because the question is self-made. Next question है, what is the percentage of animals? What is the percentage of animals in the zoo that are elephants? What is the percentage of animals in the zoo that are elephants?
व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ animals in the zoo that are elephants, जो क्या है, एलिफेंट्स है। आपको तो पता है ना कि 360 डिग्रीज कितने परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर है। तो एलिफेंट्स का कितना डिग्री है, एलिफेंट्स 40 डिग्री है, तो 40 डिग्री इज इक्वल टू x%, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। करें सर, कितना आता है, 11%। 40 इंटू 100 डिवाइड, अब ये परसेंटेज है ना, परसेंटेज जैसी मर्जी आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। कितना आ गया, 11.11%। परसेंटेज कैन बी एनी वैल्यू, percentage can be any value, but the number of zebras, the number of animals cannot be any value. Number of zebras या number of animals cannot be any value. Percentage can be any value. अच्छा, ये जो है ना थोड़ा सा डिफरेंटली मैं बना रहा हूं, अब इसमें डिग्रीज नहीं, इसमें परसेंटेज के हिसाब से हम करते हैं। पाए चार्ट या कोई भी डायग्रामेटिक सवाल हो ना बच्चों, पाए चार्ट या कोई भी डायग्रामेटिक सवालों को कभी भी उसको देख के ना बताना कि ये 90 है या ये 180 है, तब तक जब तक वो खुद स्पेसिफाई ना कर दे। देखने में 90 डिग्री नजर आ रहा है, अभी 90 नहीं मानना है इसको। 90 कब मानना है, जब यहां पर 90 डिग्री का क्या हो जाए, निशान लगे। तो 90 डिग्रीज, बाय द वे 90 डिग्रीज कितने परसेंट होता है, 25% होता है। 90 डिग्री कितना होता है, 25%, मतलब इट इज 1/4 ऑफ द सर्कल। तो द होल सर्कल इज 25, हाफ इज 50%, हाफ का हाफ यानी क्वार्टर इज 25%। ये टीचर्स हो गए। यहां पे क्या आ गया, स्टाफ आ गया, स्टाफ का आ गया x, ये आ गया आपके पास 150 डिग्रीज आ गया, ये आ गया आपके पास 80 डिग्रीज आ गया। 80 डिग्रीज इज बॉयज का एंगल और 150 डिग्रीज इज द गर्ल्स का एंगल। तो बच्चों रखें, बिल्कुल कर सकते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 25% भी कर सकते हैं। इवन पार्ट यूनिटरी मेथड से पार्ट ए का जो जवाब आ गया है ना, उस जवाब को भी एज अ स्टैंडर्ड आप अगले सवाल में इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि वो भी स्टैंडर्ड बन चुका होता है। फिर यहां तक बात समझ आ रही है। अच्छा, सबसे पहला है जी, पहला है हम लोगों ने निकालनी है स्टाफ मेंबर्स। सबसे पहला निकालना है नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 360 डिग्रीज का को माइनस करेंगे, 360 डिग्रीज में से माइनस 90 माइनस 150 एंड देन 80 डिग्रीज, कितना आंसर आ जाएगा, x डिग्रीज कितना आ जाएगा बच्चों, 40 डिग्रीज आ जाएगा। अब इसके अंदर, अच्छा यहां पे तो सवाल लिखा हुआ है ना, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, यहां पे लिख लेंगे एंगल फॉर नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, एंगल फॉर नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स यानी के x डिग्रीज। पार्ट बी लिखें, पार्ट बी लिखें, फाइंड द नंबर ऑफ
यहां तक बात समझ आई? एक चीज जरा ध्यान करो, यहां पे यूनिटरी मेथड की बात डायरेक्टली नहीं गिवन। मोइस तवज्जो रखें, यहां पे यूनिटरी मेथड की बात डायरेक्टली नहीं गिवन। मुझे कोई बता सकता है यूनिटरी मेथड का स्टैंडर्ड क्या सेट होगा यहां पर? एक और बात भी तो मैंने बोली है, देयर आर 120 मोर या 140, गिवन दैट देयर आर 140 मोर, ये बात मिसिंग है। गिवन दैट देयर आर 140 मोर गर्ल्स देन बॉयज। क्या आपको इस इंफॉर्मेशन में से कोई स्टैंडर्ड नजर आता है कि नहीं? बॉयज और गर्ल्स का डिफरेंस कितने का है? बॉयज और गर्ल्स की तादाद का डिफरेंस कितने का है? और यहां पर बॉयज एंड गर्ल्स के एंगल्स का कितना डिफरेंस है? कितना डिफरेंस है? बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? डायरेक्ट नहीं गिवन कि हम लोग जैसे पहले करते थे ना 200 एनिमल्स वर सर्वेड, तो हम 200 को 360 डिग्री कह देते थे, ऐसा करते थे ना। यहां पे तो नहीं बताया हुआ कि टोटल पॉपुलेशन कितनी है स्कूल की, नहीं बताया हुआ ना उसने। यहां पे एंगल फॉर द नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स। अगर आपको जनरली नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स का सवाल आ जाए, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स निकाल के बताओ बच्चों, तो क्या करेंगे हम? तादाद तो हमें पता ही नहीं है। आपने सवाल को रीड करना है और देखना है उसमें कोई गलती है कि नहीं। जैसे मैंने रीड किया, मैंने कहा ये इंफॉर्मेशन मिसिंग थी, ये भी हमने अब क्या कर दी, लिख दी। जैसे ही इंफॉर्मेशन लिखी, अब हम सोचेंगे कि यूनिटरी मेथड के लिए हमें पहला स्टैंडर्ड डेवलप करना है। यूनिटरी मेथड के लिए हमें पहला स्टैंडर्ड डेवलप करना है। और वो स्टैंडर्ड कैसा है? कहता है गिवन दैट देयर आर 140 मोर गर्ल्स देन बॉयज। अब बॉयज एंड गर्ल्स के अंदर डिफरेंस कितने का है? 140 का। और डिग्रीज में कितने का फर्क है? 70 का। इसका मतलब है यहां से एक स्टैंडर्ड आपके पास क्या आता है? स्टैंडर्ड आता है कि नहीं आता? द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इज 140। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू 140। और सिमिलरली difference between angle of boys and girls is how much? बताओ बच्चों, कितना आ गया? 70 डिग्री। ये 70 डिग्री एंगल्स में फर्क और ये तादाद में फर्क। वही बॉयज एंड गर्ल्स की एंगल्स में फर्क 70 डिग्री, बॉयज एंड गर्ल्स की नंबर के अंदर 140 डिग्री का फर्क। तो इनफैक्ट यहां से स्टैंडर्ड क्या डेवलप होता है, बताओ मुझे? 70 डिग्री किसके बराबर होगा? 140 पीपल। यस और नो? ये इसके बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? बात समझ आई कि नहीं आई? 70 डिग्री किसके बराबर होगा? 140 के बराबर होगा। क्लियर हुई मेरी बात? अब इसको जो है ना आप यहां पर इस्तेमाल करके नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स भी निकाल सकते हैं। यहां पे नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स भी निकाल सकते हैं। तरीका ये होगा 70 डिग्री इज इक्वल टू 140 पीपल। स्टाफ मेंबर का एंगल था 40 डिग्री, वो कितने पीपल के बराबर आ जाएगा? x पीपल के बराबर आएगा। क्योंकि ये स्टैंडर्ड क्या है, ये सवाल में गिवन है, नॉट डायरेक्टली बट यू हैड टू फाइंड इट। डायरेक्ट नहीं दिया हुआ जैसे पिछले सवालों में था, इसके लिए आपको थोड़ी सी मोमिना इवैल्यूएशन करनी पड़ी। ठीक है, अब क्या करेंगे मोमिना? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसका आंसर कितना आएगा? x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई बाय 140 एंड देन x इज इक्वल टू कितने लोग आ जाएंगे? 80 लोग आएंगे। तो यहां से आ जाएगा 80 स्टाफ मेंबर्स, 80 स्टाफ मेंबर्स आ जाएंगे। क्लियर नहीं हुई मेरी बात आप लोगों को? सबको क्लियर हो गई? अब जरा मुझे निकाल के दिखाओ नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल। नंबर ऑफ टीचर्स इन द स्कूल
नंबर ऑफ टीचर्स भी निकालें, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी निकालें, टोटल पॉपुलेशन भी निकालें, नंबर ऑफ बॉयज निकालें। नंबर ऑफ टीचर्स निकालें जरा। टोटल पॉपुलेशन इन द स्कूल भी निकाल लेंगे। नंबर ऑफ टीचर्स को कैसे निकालोगे, निकालो जरा। तब भी आ जाएगा। यूनिटरी मेथड इस्तेमाल करें नंबर ऑफ टीचर्स के लिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दें, इस केस में आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे स्टैंडर्ड है डिग्रीज का नंबर के साथ तादाद में डबल का फर्क आ रहा है, तो जो भी एंगल है उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, जो जस्टिफाई होती है बात यूनिटरी मेथड से भी। टीचर्स का एंगल था 90 डिग्रीज इक्वल टू एक्स पीपल। देखे ना 70 अगर 140 के बराबर तो 90 180 के बराबर होगा। 90 into 140 divided by 70 is equals to 180। सवाल के मुताबिक 180 आ रहा है, सवाल के मुताबिक 180 आ रहा है। नंबर ऑफ बॉयज निकाले जरा। यस बिल्कुल सही कह रहे हैं, वही बात है। 70 डिग्री इक्वल टू 140 पीपल, तो 80 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स पीपल। डबल कर लो, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 80 मल्टीप्लाई बाय 140 डिवाइडेड बाय 70 इज इक्वल्स टू 160 बॉयज। गर्ल्स कितनी होंगी, क्या यहां से देख के अंदाजा होता है कितनी होंगी? गर्ल्स बॉयज से कितनी ज्यादा थी? 140। डायरेक्टली इसमें 140 ऐड कर लो, गर्ल्स आ जाएंगी अगर पूछे तो, ठीक है, अगर पूछे तो टोटल पॉपुलेशन निकालेंगे, यूनिटरी से निकालना है, सम अप करके निकालना है, सम अप करके निकालना। टोटल आ जाएगा कितना? स्टाफ मेंबर्स थे आपके पास 80 स्टाफ मेंबर्स, टीचर्स थे आपके पास 180, बॉयज थे आपके पास 160 और गर्ल्स होंगी आपके पास 300। गर्ल्स होंगी आपके पास 300। देखें बच्चों, यह है आपके पास बॉयज। गर्ल्स हमने निकाला नहीं है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल किया है। हमने ये कहा है कि बॉयज में प्लस 140 कर लेना तो गर्ल्स की तादाद आ जाएगी। किसकी तादाद आ जाएगी? गर्ल्स की तादाद आ जाएगी, क्योंकि सवाल में गिवन क्या था? गिवन दैट देयर आर 140 मोर गर्ल्स देन बॉयज। तो बॉयज जितने भी हैं गर्ल्स उनसे थोड़ा सा ज्यादा है। ठीक है बात के नहीं? इसको जरा सम अप करें, कितना आंसर आता है इसका? कितना आंसर आ रहा है? 720। कितना आ रहा है? 720 पीपल। ये टोटल लोग हैं स्कूल के अंदर। क्वेश्चन लिखे, टिकट्स फॉर अ शो, टिकट्स फॉर अ शो कॉस्ट $1। Tickets for a show costs $1, $2, $5 and $20। $1, $2, $5 and $20। Tickets for a show costs, tickets
for a show costs $1, $2, $5, and $20. The number of tickets sold at each price, the number of tickets sold at each price are given in the table below. Are given in the table below. Draw a pie chart to show this information. Draw या make a pie chart to show this information. अब टेबल में गिवन है जी प्राइस ऑफ टिकट्स, 1, 2, 5 and 20. 1 to 5, 20. Number of टिकट्स सोल्ड जोन से हैं 84 टिकट्स ये सेल हुए हैं, 68 ये सेल हुए हैं, 22 ये सेल हुए हैं और 66 6 टिकट्स ये वाले सेल हुए हैं। बनाना क्या है आप लोगों ने, इसका पाई चार्ट बनाना है ना। पाई चार्ट में ड्रॉ करने के लिए क्या चीज जरूरी है बच्चों? हाँ बताएं मुझे, एंगल जरूरी है कि नहीं? परसेंटेज में तो वो तो वैसे कैलकुलेशन की मद में हम लिखते हैं ना, ड्रॉ करने के लिए तो प्रोटेक्टर पे एंगल्स गिवन होते हैं, उस पे क्या गिवन होते हैं? एंगल्स गिवन होते हैं। अब एंगल्स को जब हम ड्रॉ करेंगे यहां पे लिखेंगे हम लोग क्या चीज? एंगल्स ऑक्यूपाइड। यस और नो? क्या लिखेंगे हम लोग? एंगल्स ऑक्यूपाइड। जितना सारे का सारा डेटा है वो किस में मेंशन करना है आपने? सर्कल में ना, सर्कल में कि नहीं? कुछ जगह जो सी है वो $1 ने कवर की होगी, कुछ जगह $2 ने कवर की होगी, कुछ जगह $5 ने और कुछ $20। मतलब आपके पाई चार्ट में 4 पोर्शंस बनेंगे, $1 वाला, $2 वाला, $5 वाला और $20 वाला। समझ आ रही मेरी बात की नहीं? नंबर ऑफ टिकट सोल्ड, ये क्या चीज है आपके पास? इज इट डेटा और फ्रीक्वेंसी? दिस इज फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल सही। ये क्या है आपकी? फ्रीक्वेंसी। जो 4 पोर्शंस बनेंगे वो इस डेटा के बनेंगे, जो 4 पोर्शंस बनेंगे वो इस डेटा के बनेंगे। मुझे बाय द वे बताएं, हम जब इस पूरे सिनेरियो के एंगल्स निकालेंगे तो हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए कि नहीं चाहिए? यूनिटरी मेथड के तौर पे एक स्टैंडर्ड चाहिए ना, जिससे हम लोग बाकी एंगल्स निकालेंगे। तो वो स्टैंडर्ड कैसे पता चलेगा बताएं मुझे? इन सबको प्लस करके, इन सबको प्लस करेंगे तो क्या चीज निकल आएगी? सिग्मा एफ निकल आएगा। तो सिग्मा एफ किसके बराबर था रूल के मुताबिक? सिग्मा एफ पूरे सर्कल में रिप्रेजेंट होगा तो वो 360 डिग्रीज के बराबर था बच्चों। सिग्मा एफ किसके बराबर था? पूरे के पूरे उस 360 डिग्रीज के बराबर था। ऐसा है कि नहीं? तो जब आप यहां से इसका सम निकालेंगे सारों का, टोटल टिकट्स सोल्ड, टोटल टिकट्स सोल्ड इज इन फैक्ट व्हाट? सिग्मा एफ। यस और नो? कितना आ जाएगा? 84, 68, 22 एंड 6। 84 प्लस 68 प्लस 22 प्लस 6 इज इक्वल टू 180 टिकट्स। यस और नो? यानी कि इस पूरे पाई चार्ट के ऊपर टोटल कितने टिकट्स की इंफॉर्मेशन होगी? मेरी बात समझ आ रही कि नहीं? बच्चे थोड़ा अटेंटिव बैठेंगे ना तो ये साल तक आपको बात याद रहेगी। सोई रहेंगे ना क्लास में तो आपको अगले दिन ही बात भूली भी होगी। मैथ्स पढ़ रहे हैं ना हम लोग, कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो नहीं पढ़ रहे ना, हम सिनेमा में बैठे हैं। थोड़ा अटेंटिव होके बैठे हैं। तो यहां पे जो टोटल 180 डिग्री है ये क्या है? इस पूरे सर्कल में रिप्रेजेंट होगा। क्लियर है मेरी बात के नहीं? तो यहां पे हम बड़ा ही इजीली एक स्टैंडर्ड हम यहां पे हमारे पास आ गया है, स्टैंडर्ड फॉर
this question only, standard for this question only, that is 180 tickets is equals to 360 degrees. Standard for this question only, total tickets is equals to total degrees. ये क्या है? in fact total tickets is equals to total degrees. ठीक है, एक सर्कल में टोटल डिग्रीज कितने हैं, तो हम इसको अब इस्तेमाल करके इसके डिग्रीज निकालेंगे और फिर उसको हम प्लॉट भी करेंगे. तो निकालें जरा कितने कितने डिग्रीज आते हैं सारों के यूनिटरी मेथड से. तीसरा कॉलम हमने, तीसरा वाला हमने खुद से बनाया. ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? 168 डिग्री. डायरेक्टली डबल ही हो रहा है सारों का कि नहीं? देखिए ना, 180 टिकट्स है तो 360 डिग्रीज है, तो टिकट्स को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डिग्रीज में आ जाएगा. ये कितना आ जाएगा गर्ल्स एंड बॉयज? 136 डिग्रीज. ये कितना आ जाएगा? 44 डिग्रीज. और आखिरी वाला कितना आ जाएगा? 12 डिग्रीज आ जाएगा. अब इसको सर्कल पे ड्रॉ करना है. सबसे पहले एक लेवल पॉइंट आप डिसाइड कर लें. ये वाला लेवल पॉइंट हो गया हमारा. ठीक है बात के नहीं? 168 डिग्री प्लॉट करना है. कैसे प्लॉट करेंगे? प्रोजेक्टर को कैसे रखेंगे आप लोग? ऐसे रखेंगे कि नहीं रखेंगे उसको? ये वाला मार्क कहां से शुरू होगा? 0 डिग्री से. ये वाला मार्क पे क्या लिखा होता है? यहां पर 90, और यहां पे क्या लिखा होगा? तो 168 कहां पर है? 90 से थोड़ा इधर, और 180 ज्यादा करीब 180 क्या होगा? तो मतलब वो वाला पॉइंट कुछ वैसे अंदाजन यहां पे बना देता हूं. ये वाला पॉइंट आपने इस पॉइंट को आगे एक्सटेंड कर देना, तो ये एंगल कितना दिखेगा यहां पर आपको? 168 डिग्रीज. क्लियर हो रही है मेरी बात के नहीं? ये बना लें सारे, इंपॉर्टेंट है ये बात. फिर उसके बाद अगला कौन सा है? अच्छा, ये वाला पॉइंट किसका होगा? $1 वाले टिकट्स का. क्लियर हो गया? अब अगला कितना है? 136 का. अब 136 यहां से हम अपने प्रोटेक्टर को क्या करेंगे? अब उठा लेंगे. ऐसा ही है कि नहीं बच्चों? इसको क्या करेंगे? हम उठा लेंगे. आप तो अपने पेपर को घुमा सकते हो ना, मैं तो नहीं घुमा सकता अपने व्हाइट बोर्ड को. तो मैं यहाँ पे डायग्रामेटिकली कैसे बना के दिखाऊंगा आपको वो जगह. मैं आपको प्रोजेक्टर ऐसे दिखा रहा हूं. समझ आ रहा है कि नहीं? ये वाला पॉइंट अब कितना हो गया? ऑब्वियसली एंगल्स और कैसे पता चलेंगे हमें? हाँ नहीं, अभी तो ऑब्वियसली प्रोटेक्टर से ही करना है ना. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 90. ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? 100 एंड क्यों बच्चों? 180 डिग्रीज वाला होगा. क्लियर हो गया कि नहीं? अब हमने दूसरा एंगल बनाना है. कौन सा वाला? 136. 136 90 से थोड़ा सा उस तरफ होगा ना, लाइक 140 है ना ये. तो 136 है, 90 से थोड़ा सा आगे होगा ये, 180 के करीब होगा, बिकॉज 90 से ऑलमोस्ट 46 डिग्रीज का फर्क है और वहां से ये तकरीबन 34 डिग्रीज का फर्क है. तो ये 180 के करीब. तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बच्चों. हाँ या ना? यार आपके पास तो है, मैं तो फिर अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहा हूं. आपके पास तो प्रोटेक्टर प्लास्टिक वाला हो तो आपके पास ही पड़ा होगा, आप तो प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं. तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा. आप इनको क्या कर लेना, इन पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट करके एक्सटेंड कर लेना. ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना आ जाएगा आपके पास?